हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। इन शॉर्ट यू कैन लर्न द ट्रिक RTDCB। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, किस तरीके का दिखता है इन रियलिटी। ये देखो, जैसे यहाँ पर रूट्स दिखाई दे रही है C8, C9, 10, T1, T2। इन रूट्स से जाकर के यहाँ पर ट्रंक बनती है। ये ट्रंक हो गई। ट्रंक जो है फिर वेंट्रल एंड डॉर्सल में डिवाइड हो जाती है। फिर वो मिल करके कॉर्ड्स बनाती है, लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर कॉर्ड, इस तरीके से। और फिर उन कॉर्ड से आगे जाके ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये तो हो गया रियल डायग्राम। अभी हम देखेंगे जो हमने बनाया है, थोड़ा सा पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम समझेंगे, पूरा आगे का डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले रूट्स होती हैं C5, C6, C7, C8, T1। ठीक है, रूट्स हो गई। उसके बाद आ गई ट्रंक्स। ठीक है, ट्रंक्स फिर अब क्या करेंगी, डिविजन्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिनको बोलेंगे डिविजन्स, वेंट्रल एंड डॉर्सल। एंड ये वेंट्रल एंड डॉर्सल डिविजन्स फिर मिलकर के कॉर्ड्स बनाएंगे, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या बनेंगी, उसके बाद यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी अलग अलग। तो ये वाला डायग्राम होगा और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको हम इजी वे में कैसे बनाना है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रूट्स पे। तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एंटीरियर प्राइमरी रिमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C5 to C8 एंड T1। देखो, जो स्पाइनल नर्व्स होती है ना, C5 से C8 और T1, इनकी एंटीरियर प्राइमरी रिमाई से रूट्स बनती हैं। और इसमें कभी कभी C4 और T2 का कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो ओरिजिन ऑफ प्लेक्सस जो होता है वो कभी कभी एक सेगमेंट शिफ्ट कर सकता है। अगर वो एक सेगमेंट पहले शिफ्ट कर गया तो प्रीफिक्स्ड प्लेक्सस बन जाएगा। इसमें क्या होगा, C4 का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, C5 भी होगा, T1 भी होगा, लेकिन T2 एब्सेंट रहेगा। पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस में क्या होगा कि T2 भी प्रेजेंट रहेगा, T1 भी होगा, C4 लेकिन यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा और C5 इज रिड्यूस्ड इन साइज। ठीक है, तो ये पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस हो गया। अब हम देख सकते हैं कि जो रूट्स एंड ट्रंक्स होते हैं ना, ये तो आती है सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट में, मतलब क्लेविकल से ऊपर वाले पार्ट में। डिविजन्स जो आते हैं वो आते हैं रेट्रो क्लेविकुलर पार्ट में, मतलब क्लेविकल से पीछे वाले पार्ट में। और कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस किस में आती है, इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट में, यानी कि क्लेविकल के नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, इसको इजी वे में बनाने का क्या तरीका है, आपको इस तरह से रूट्स लिखनी है C5, C6, 7, 8 एंड T1। ये रूट्स हो गई, ये आपने रूट्स बना ली। उसके बाद क्या होगा, ट्रंक बनेगी। जो ये दोनों है मिलकर के अपर ट्रंक बनाएंगी, मिडल तो सीधा, उसमें किसी का शेयरिंग नहीं होगा, C7 से मिडिल ट्रंक। एंड C8 और T1 मिलकर के लोअर ट्रंक बना देंगे। उसके बाद इनके डिविजन्स होंगे, डॉर्सल एंड वेंट्रल। ये जो पिंक वाला है मैंने डॉर्सल पीछे वाला दिखाया, एंड वेंट्रल इज आगे वाला डिविजन। ठीक है, ऐसे इसका डॉर्सल, इसका वेंट्रल, ऐसे डिविजन्स हैं। तो अब डिविजन्स क्या मिलकर बनाएंगे, डिविजन्स मिलकर बनाएंगे कॉर्ड्स। तो ये देखो कि जो डॉर्सल, इसका अपर का, मिडिल का और लोअर का, तीनों का डॉर्सल जो है ना वो मिलकर के बना रहा है पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद अपर और मिडिल का वेंट्रल जो डिवीजन है वो मिलकर बना रहा है लेटरल कॉर्ड। ठीक है, और लोअर का जो वेंट्रल वाला है वो बना रहा है मीडियल कॉर्ड। तो ये याद हो जाएगा। अब इन कॉर्ड से अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, तो हमारी ब्रांचेस भी हो जाएंगी। वो ब्रांचेस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रांचेस ऑफ रूट्स। रूट्स की ब्रांचेस देख लेते हैं। तो रूट्स की ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस निकलती हैं रूट्स से। एक तो निकलती है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, जिसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी बोलते हैं, और ये सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर मसल को। तो इसकी रूट वैल्यू क्या है, C5 to C7। ओके, उसके बाद नर्व टू रोम्बॉइड्स। रोम्बॉइड्स मसल्स होती हैं, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, इनको सप्लाई करती है। इसको डॉर्सल स्कैपुलर नर्व भी बोलते हैं। इसकी रूट वैल्यू है C5। उसके बाद लॉन्गस कोलाई और स्केलेनस मसल्स के लिए ब्रांचेस निकलती हैं, उनकी रूट वैल्यू C5 to C8। और फिर आती हैं ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व। एक निकलती है फ्रेनिक नर्व की ब्रांच। ठीक है, C4 इसकी रूट वैल्यू। ये किसको सप्लाई करती है, थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम को ये सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्रांचेस ऑफ ट्रंक्स पे। तो ट्रंक के ब्रांचेस कौन सी होती हैं, अपर ट्रंक से जो अराइज होती हैं 2 ब्रांचेस होती हैं, और किसी ट्रंक से ब्रांचेस अराइज नहीं होती है, अपर ट्रंक से होती हैं 2 ब्रांच। उसके बाद आती हैं, देखो,
तो अपर ट्रंक की दो ब्रांचेस कौन सी है, सुप्रास्कैपुलर नर्व C5 to C6 रूट वैल्यू है, ये सप्लाई करती है सुप्रास्पाइनेटस मसल और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को। और फिर आती है एक नर्व टू सबक्लेवियस जिसकी रूट वैल्यू भी C5 to C6 है, और ये किसको सप्लाई करती है, सबक्लेवियस को, सबक्लेवियस, ठीक है, मसल को। देन कम ब्रांचेस ऑफ द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स की ब्रांचेस आती हैं, लेटरल कॉर्ड की, मीडियल कॉर्ड की, पोस्टीरियर कॉर्ड की, सबकी ब्रांचेस देखते हैं। तो लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस की ट्रिक है LML, मतलब पहली है लेटरल पेक्टोरल नर्व, फिर है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, फिर है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। रूट वैल्यू तीनों की C5 to C7 है। और लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाइज पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाइज फ्रंट ऑफ आर्म की मसल्स को सप्लाई करती है, एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व आती है। फिर उसके बाद आती है ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड, इसकी ट्रिक है M4U, ठीक है, 4 M और एक U। तो इसमें मीडियल पेक्टोरल नर्व आएगी, C8T1 इसकी रूट वैल्यू है, ये सप्लाई करती है पेक्टोरलिस माइनर और मेजर को। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म आती है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म आती है। देखो मीडियल क्यूटेनियस नर्व क्या करती है, आर्म की सेंसरी इंपल्सेस को कैरी करके ले जाती है मीडियल साइड ऑफ आर्म के एरिया से, ठीक है। फिर आती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये भी सेंसरी इंपल्स को कैरी करती है फ्रॉम अ लार्ज एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म, ठीक है। उसके बाद आती है अल्लर नर्व एंड देन कम्स मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये हमें याद करने पड़ेंगे कौन सी ब्रांचेस कहाँ से निकलती है, वी हैव टू लर्न। उसके बाद आती हैं ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस में सबसे पहले अपर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू लेटिसिमस टॉर्साई, ये सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करती है, ये लेटिसिमस टॉर्साई को सप्लाई करती है, इसको थोरैकोडोर्सल नर्व भी बोलते हैं। फिर आती है लोअर सबस्कैपुलर नर्व, फिर एक एक्सिलरी नर्व जो कि डेल्टॉइड मसल और टेरिस माइनर को सप्लाई करती है। फिर रेडियल नर्व, थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, ये ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को सप्लाई करती है और बैक ऑफ फोरआर्म की मसल्स को भी सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो वर्टिब्रल आर्टरी करती है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक करती है अपनी ब्रांचेस के साथ, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी करती है और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी करती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी पे, लेकिन उससे पहले हम एक बार इस डायग्राम को फिर से जो हमने अपने हाथ से बनाया इसको देख लेते हैं। तो ये क्या हो गई, रूट्स हो गई C5, C6, C7, C8 एंड T1 रूट्स हो गई हैं। देखो यहाँ से ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व, ठीक, यहाँ से डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ओके, ये नर्व टू सबक्लेवियस, ये सब सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। उसके बाद C8 और T1, यहाँ से देखो ये अपर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू लेटिसिमस टॉर्साई यहाँ से निकल रही हैं। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लेना और इसको लर्न कर सकते हैं आप। अब आते हैं हम क्लिनिकल एनाटॉमी पे। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में सबसे पहला यहाँ पे आता है अर्ब्स पैरालिसिस। व्हाट इज अर्ब्स पैरालिसिस? इसमें साइट ऑफ इंजरी कहाँ होती है? साइट ऑफ इंजरी अर्ब्स पॉइंट। अर्ब्स पॉइंट क्या होता है? देखो ये अपर ट्रंक की इंजरी होती है। अपर ट्रंक में एक पॉइंट होता है अर्ब्स पॉइंट, जहाँ पे 6 नर्व्स जो है ना आपस में आके मिलती हैं। तो अगर अपर ट्रंक की इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से अर्ब्स पैरालिसिस होता है, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पर दिस इज द अर्ब्स पॉइंट, यहाँ पे 6 नर्व्स आकर मीट करती हैं, अपर ट्रंक की इंजरी है, इस इंजरी की वजह से अर्ब्स पैरालिसिस होता है। अब इस अर्ब्स पैरालिसिस में क्या होता है, इसका कॉज ऑफ इंजरी क्या है, कारण क्या है होने का? तो होता है कि हेड फ्रॉम शोल्डर सेपरेशन। तो सबसे पहले कॉज ऑफ इंजरी में सबसे पहला बर्थ इंजरी, बर्थ के टाइम पे कोई इंजरी हो जाए, या फिर फॉलन शोल्डर, कोई पर्सन अपनी शोल्डर पे गिर जाए तेजी से ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, ठीक है, ये कारण हो सकते हैं इंजरी के। नर्व रूट्स कौन सी इन्वॉल्व होंगी? C5 और C6। अपर ट्रंक, क्योंकि हमें पता है अपर ट्रंक C5 और C6 मिलके बना रही, तो रूट इन्वॉल्व कौन सी होंगी? C5 C6 होंगी। उसके बाद कौन सी मसल्स पैरालाइज होंगी? तो देखो बाइसेप्स ब्रेकियाई, डेल्टॉइड, ब्रेकियालिस जो आपकी आर्म की मसल्स हैं, ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है, और पार्टली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुपिनेटर मसल्स, ये भी पैरालाइज हो जाती है। तो मेनली ये पैरालाइज होंगी, पार्टली थोड़ी थोड़ी ये भी पैरालाइज हो जाएंगी। अब इसमें क्या डिफॉर्मिटी आती है? जो आर्म्स है ना, देखो इस डायग्राम में देख सकते हो, इसमें आर्म्स हैंग बाय साइड, जो आर्म्स है वो बाय साइड हैंग कर जाते हैं, एडक्शन हो जाता है, एबडक्शन, एडक्शन आपने पढ़ा होगा तो, कि
एडक्टेड हो जाएंगे आर्म्स और मीडियली रोटेटेड, और थोड़ा सा मीडियली रोटेटेड हो जाएंगे मीडियल साइड की तरफ, ठीक है। फोर आर्म्स क्या होगा, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, फोर आर्म एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। एक्सटेंडेड मतलब उनका वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, और प्रोनेटेड, प्रोनेटेड मतलब उल्टे हो जाएंगे, जैसे थोड़ा सा इस तरीके की शेप आ जाएगी। सुपिनेटेड मतलब सीधा, प्रोनेटेड मतलब उल्टा, ठीक है। इसको पुलिसमैन स्टिप हैंड या वेटर स्टिप हैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये फोर आर्म जो है वो तो एक्सटेंड कर जाता है और प्रोनेटेड हो जाता है, और ये कुछ इस तरीके की लगता है कि जैसे जो रिश्वत लेते हैं ना, इस तरह छुप के जैसे कोई रिश्वत, तो इसलिए इसको टिप हैंड, पुलिसमैन स्टिप हैंड या पोर्टर स्टिप हैंड बोलते हैं, ठीक है। देन कम्स डिसेबिलिटी। इसकी वजह से क्या डिसेबिलिटी आ जाती है, एक तो मूवमेंट्स लॉस्ट हो जाएंगे। कौन कौन से मूवमेंट्स लॉस होंगे, देखो हमने पढ़ा है ना कि जो आर्म्स है वो एडक्टेड हो जाएंगे और मीडियली रोटेटेड हो जाएंगे, तो वही चीज़ है कि आर्म का एबडक्शन नहीं हो पाएगा और लेटरल रोटेशन हो जाएगा आर्म का शोल्डर जॉइंट पर से, ठीक है। और हमें पता है कि फोर आर्म क्या होता है, एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड, तो ये वाला वही फ्लेक्शन और सुपिनेशन जो है फोर आर्म का, वो वाला मूवमेंट लॉस्ट हो जाएगा, और एक स्मॉल एरिया पे सेंसेशंस भी लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ वी विल कम टू क्लम्प्स पैरालिसिस। व्हाट इज क्लम्प्स पैरालिसिस, इसमें कौन सी नर्व रूट्स इन्वॉल्व होती है, T1 एंड C8 आर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। ये क्योंकि लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की साइट ऑफ इंजरी है, ठीक है, यहाँ पर लोअर ट्रंक इंजरी होती है, हमें पता है C8 T1 लोअर ट्रंक, ठीक है। तो इसमें इंजरी का कारण क्या होता है, हाइट से गिरने के कारण या जन्म से कोई इंजरी हो जाए तब, उसकी वजह से। इसमें कौन सी मसल्स पैरालाइज होती हैं, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, जो हैंड की मसल्स होती हैं, जो हैंड है इसकी मसल्स जो हैं उनमें पैरालिसिस होता है। अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, रिस्ट की और फिंगर्स की जो फ्लेक्शन करने वाली मसल्स होती हैं उनमें पैरालिसिस हो जाता है। तो इसमें डिफॉर्मिटी क्या आती है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, देखो ये क्या है, ये मेटाकार्पल्स हैं और ये फैलेंजेस है, तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, इनका तो हो जाएगा हाइपर एक्सटेंशन, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड, ये दिख भी रही हैं, ठीक है। और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स यानी कि जो फैलेंजेस हैं और इनके बीच के जो फैलेंजेस के जॉइंट्स हैं, इनका फ्लेक्शन हो जाएगा, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे फ्लेक्शन है, यहाँ पे फ्लेक्शन है, ठीक है। तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन, इंटरफेलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन। तो कैसी शेप आ जाती है, पंजे जैसी, जब बर्ड क्लॉ, तो क्लॉ जैसी एक क्लॉ हैंड बन जाता है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी इज कंप्लीट क्लॉ हैंड, दिस इज क्लम्प्स पैरालिसिस। फिर आते हैं हॉर्नर सिंड्रोम में। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इंजरी टू सिंपैथेटिक फाइबर्स टू हेड एंड नेक दैट लीव स्पाइनल कॉर्ड थ्रू नर्व T1। T1 नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को जो लीव करती है, नर्व है ना, तो उसके जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें इंजरी हो जाती है। सिंपैथेटिक फाइबर्स में इंजरी से क्या होगा, हमें पता है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स की वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कराता है, ये क्या कराता है, मिड्रियासिस वगैरह कराता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, इंजरी टू सिंपैथेटिक फाइबर्स हो गए तो उसके अपोजिट फीचर्स आएंगे, मायोसिस हो जाएगा, ठीक है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, टॉसिस हो जाएगा, देखो आई कैसे फॉल कर जाती है, एनहाइड्रोसिस, स्वेट कम हो जाता है, स्वेटिंग नहीं होती है प्रॉपरली, इनऑप्थेल्मोस हो जाता है, आई बॉल जो है वो अंदर की तरफ चली जाती है, इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख भी सकते हो टॉसिस होता हुआ, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंजरी टू नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर पे अगर नर्व हो जाए, जो नर्व जाती है, सॉरी, सेरेटस एंटीरियर को जो सप्लाई करती है, अगर उसमें इंजरी हो जाए, हमें पता है कि वो रूट से निकलने वाली ब्रांच थी नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ऊपर पढ़ा हमने, अगर इसमें इंजरी हो जाए तो क्या होगा, अभी देखेंगे, पहले इसका कारण देख लेते हैं। सडन प्रेशर शोल्डर पे अगर पड़ जाए या फिर बहुत ही हैवी वजन कोई उठा लिया जाए शोल्डर पर, तो उसकी वजह से डिफॉर्मिटी आ जाती है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला मतलब जो स्कैपुला है ना, उसका मीडियल वाला जो बॉर्डर है प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या डिसेबिलिटी आती है, पुशिंग एंड पंचिंग एक्शंस लॉस हो जाते हैं, ना तो पर्सन पुश कर पाएगा कोई ना चीज़, किसी को पंच कर पाएगा, ठीक है। और ओवरहेड एबडक्शन, हेड के ऊपर से एबडक्शन आर्म जो है जॉइंट से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो अफेक्ट हो जाएगा। तो बर्ड विंगिंग ऑफ स्कैपुला जैसा ये लगेगा, इतना प्रोमिनेंट बॉर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्लिनिकल है और पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस वाला टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। थैंक यू।